हेलो फ्रेंड्स, लीगल एस्पेक्ट में एक बार पुनः आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीआरपीसी के चैप्टर 33 पर बात करेंगे। ये जो चैप्टर है 33, ये सेक्शन 436 से शुरू होकर 450 तक जाता है, यानी धारा 436 से लेकर 450 तक इसमें बेल के बारे में प्रोविजन दिए गए हैं और आज हम इसी बेल के बारे में बात करेंगे। पिछले 2 वीडियो हमने एविडेंस के बारे में पढ़े, जिसमें मैंने डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में चर्चा की थी। आप सोच रहे होंगे कि हम सीआरपीसी पढ़ रहे थे और बीच में ये एविडेंस के 2 लेक्चर कैसे आ गए। फ्रेंड्स, लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है ना, इसमें मार्कर की भी जरूरत पड़ती है और मार्कर में इंक लगती है और दुकानें खुल नहीं रही हैं, तो इसमें मैनेज करना बड़ा थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो वो मैनेज नहीं हो पाया तो वीडियो तैयार नहीं हो पाए, तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं हो आप लोगों को, वीडियो तो कम से कम आप लोगों के पास पहुंचे। तो 2 एविडेंस के वीडियो पहले से रिकॉर्ड किए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो इन्हीं को अपलोड कर देते हैं। तो इसलिए ये बीच में एविडेंस के वीडियो अपलोड करने पड़े, अदरवाइज हम सीआरपीसी को ही कंप्लीट करेंगे। तो हम आज बेल बॉन्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देखेंगे, इसका थ्योरी भी देखेंगे और इसके पीछे के कंसेप्ट को भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बेल होती क्या है। तो बेल, कई लोग कहते हैं कि बेल जो है वो कस्टडी से किसी अक्यूज्ड का रिलीज है। कस्टडी से क्या बता रहे हैं? रिलीज फ्रॉम कस्टडी। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये कस्टडी फ्रॉम रिलीज हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि कारण क्या है कि कई बार हम ऐसी स्थिति में भी बेल बॉन्ड लेते हैं जब मुलजिम बाहर ही होता है। जैसे हम 437A के बेल बॉन्ड लेते हैं। जब मुलजिम का फैसला किया जा रहा होता है तो फैसले के वक्त ये 437A सीआरपीसी के बेल बॉन्ड हम लेते हैं और उससे ये गारंटी लेते हैं कि अगर किसी वजह से इस मामले में अपील होती है और आप इसमें बरी हो जाते हैं और तो अपील कोर्ट आपको जब भी तलब करेगी आप वहां हाजिर हो जाएंगे। इस तरह की उससे एक शर्त उस पर आरोपित की जाती है और उससे बेल बॉन्ड लिए जाते हैं। तो 437A के जब बेल बॉन्ड लेते हैं तो मुलजिम जो है वो कस्टडी में नहीं होता है, न्यायालय के बाहर ही वो पहले से ही बेल आउट हो रहा होता है। लेकिन चूंकि अब फैसला हो जाएगा तो पहले अब जो बेल बॉन्ड लिए हुए थे वो तो खत्म हो जाएंगे। जो ही कोर्ट फैसला कर देती है तो वो जो बेल बॉन्ड अभी तक लिए हुए थे वो तो ट्रायल तक के ही थे, तो खत्म हो जाएंगे। तो फैसले के वक्त कोर्ट ये प्रोविजन नया जोड़ा गया है 437A का, तो ये बेल बॉन्ड लेती है। तो अगर हम ये कहें कि हम बेल से हमारा मतलब ये है कि रिलीज फ्रॉम कस्टडी, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हम उसको कस्टडी से रिलीज कर ही नहीं रहे। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि बेल का मतलब ये होना चाहिए कि बेल एक तरह से गारंटी है कि हम किसी व्यक्ति से या अक्यूज्ड से ये गारंटी लेते हैं कि न्यायालय उसको जो काम करने के लिए कह रहा है या कोई भी ऑफिसर कह रहा है तो वो उस शर्त के अनुसार कार्य करेगा। जैसे अगर उसको ये कहा जाता है कि आप प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होते रहेंगे, तो यहाँ उससे इस बात की गारंटी ली जा रही है कि वो प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा। तो ये गारंटी अक्यूज से भी ली जा सकती है। या कई बार गवाह जो है कोर्ट में नहीं आते तो न्यायालय उनके बेलेबल वारंट जारी कर देता है, या कई बार उसका अरेस्ट वारंट भी जारी करना पड़ता है, तो उनसे बेल बॉन्ड लिए जाते हैं। तो वहां भी उनसे ये गारंटी ली जाती है कि जिस भी पेशी पर आपको बुलाया जाएगा एविडेंस देने के लिए, आप न्यायालय में हाजिर हो जाएंगे। तो
बतौर फॉर अपीयरेंस उनसे ये सिक्योरिटी उनसे ली जा रही है, उनसे गारंटी ली जा रही है। तो फिर बेल बॉन्ड से हम क्या समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइप ऑफ गारंटी है बेल। इसको काइंड ऑफ सिक्योरिटी भी कह सकते हैं कि भाई आपको कोर्ट जो आपको काम बता रही है, भले ही वो अपीयरेंस का हो या कोई दूसरा कोई कार्य हो, तो वो आप उस रूप में कर देंगे। तो ये एक तरह से बेल का मैकेनिज्म है। हम कह सकते हैं कि इन मैकेनिज्म, बेल इज अ मैकेनिज्म यूज्ड टू इंश्योर दैट द पर्सन विल डू अ स्पेसिफाइड एक्ट, कि वो जो स्पेसिफाइड एक्ट उसको बताया जा रहा है वो उस आदेश के अनुसार उस कार्य को संपादित करेगा। और बेसिकली इसको अपीयरेंस के तौर पर ही लिया जाता है कि आप कोर्ट में अपीयर हो जाएंगे। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि हमने 107, 116 की कार्रवाई पढ़ी, तो जब प्रिवेंटिव एक्शन है 107, 116 की कार्रवाई में हम परिशांति बनाए रखने के लिए उस व्यक्ति से बेल बॉन्ड लेते हैं। समझ आ रही है बात? कि जब प्रिवेंटिव एक्शन है हम कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर रहा है, और वो किसी व्यक्ति को ये कहता है कि आप किसी तरह का लड़ाई दंगा समाज के अंदर नहीं करेंगे, परिशांति बनाए रखेंगे और इस बात की आप बेल बॉन्ड दीजिए। तो यहाँ हम क्या कार्य करने के लिए उसको कह रहे हैं कि वो लड़ाई दंगा नहीं करेगा, तो एब्सटेन रहेगा, वो लड़ाई दंगे से अलग रहेगा, अब वो कार्य नहीं करेगा। तो वहां एक पर्टिकुलर एक्ट ना करने के लिए उसको कहा जा रहा है, तो इस बात के लिए भी हम बेल बॉन्ड ले रहे हैं। तो यहां वो व्यक्ति कस्टडी में थोड़ी ना है। कस्टडी में कब होगा? जब वो बेल बॉन्ड नहीं देगा, जब वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं मानेगा, तब भले ही हम उसको जेल के अंदर भेज दें। लेकिन फिलहाल तो हम उसको राजी राजी उसको शांति से ये कह रहे हैं कि आप भाई कोई लड़ाई दंगा मत करना, और इस बात की आप लड़ाई दंगा नहीं करोगे इस बात की गारंटी के लिए हमको बेल बॉन्ड दो। तो इस बात से भी हमको ये समझ आ रहा है कि इसका मतलब बेल बॉन्ड को हम ये नहीं कह सकते कि ये एक तरह से रिलीज फ्रॉम कस्टडी है। कि बेल क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि बेल रिलीज फ्रॉम कस्टडी है, लेकिन मैंने ये जो आप एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि जब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट परिशांति बनाए रखने के लिए किसी से बेल बॉन्ड लेता है, तो वहां कौन सी वो कस्टडी में होता है? तो वहां तो उसको एक स्पेसिफाइड एक्ट करने से रोका जा रहा है। तो ये हमारी जो बेल की परिभाषा है, ये हम इस रूप में इसको नहीं कह सकते इसको समझ पाने से, क्योंकि सीआरपीसी में तो कहीं बेल परिभाषित है नहीं। तो लेकिन इसको समझने के लिए हमें कुछ बातों को गौर जरूर करना पड़ेगा। तो बात हमको जब हम विभिन्न एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको यही समझ में आ रहा है कि बेल एक तरह से गारंटी है जो कोर्ट या किसी ऑफिसर के द्वारा ली जा रही है। ठीक है, तो आई बात समझ में। व्हाट इज बेल? पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज बेल, तो हम कह सकते हैं इट इज लाइक एन सिक्योरिटी। ठीक है, किस व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है? कोर्ट किसी भी व्यक्ति से मांग सकता है। कोर्ट जैसी भी परिस्थिति होती है, कोर्ट किसी एक्यूज से मांग सकता है, कोर्ट किसी विटनेस से मांग सकता है, कोर्ट किसी अन्य किसी व्यक्ति से भी मांग सकता है। तो जैसी भी परिस्थिति होती है वो डिपेंड करता है। तो ये तो हमारी बेल की परिभाषा हो गई। अब हम ये देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑफेंसेस ऑन बेसिस ऑफ बेल। बेल के आधार पर हमारे पास मुकदमे कितनी तरह के हैं? तो इसके लिए ये सीआरपीसी की जो सेक्शन है 2, इसका ये जो खंड है ए, इसमें 2A में ये बात दी गई है, इसकी परिभाषा दी हुई है कि बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे और नॉन बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बेल के आधार पर, जमानत के आधार पर हम अपराधों को 2 भागों में बांट रहे हैं। एक बेलेबल अपराध, जमानतीय अपराध, और दूसरे अजमानतीय अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। और अब इसकी परिभाषा में क्या बताया गया है बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा में? कि जो अपराध
सीआरपीसी की फर्स्ट अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में जमानतीय बताए गए हैं या किसी विधि द्वारा जमानतीय घोषित किए गए हैं, वे अपराध जमानतीय होंगे और उनके अलावा दूसरे अपराध जमानतीय नहीं होंगे, यानी वे अजमानतीय होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को कौन तय करेगा कि कौन सा अपराध जमानतीय है और कौन सा अपराध अजमानतीय है। तो ये बात इसकी परिभाषा में ही क्लियर कर दी गई है कि सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल में जो अपराध अवेलेबल बताए गए हैं वे जमानतीय होंगे, यानी जमानतीय अपराध और अजमानतीय अपराध को कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। ये बात कोर्ट पर नहीं छोड़ी गई है कि वो डिक्लेयर करेंगे कि बेलेबल ऑफेंस है कि नहीं है। ये बात कानून ने ही डिक्लेयर कर दी है कि किस अपराध को तो हम बेलेबल मानेंगे और किस अपराध को हम नॉन बेलेबल मानेंगे। जनरली हम ये देखते हैं कि जो अपराध ज्यादा गंभीर होते हैं वे नॉन बेलेबल होते हैं और जो कम गंभीर हैं वो अपराध जमानतीय होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के थप्पड़ मार दिया, कोई व्यक्ति रास्ते रास्ते जा रहा था, दूसरा व्यक्ति आया, उसको रोका, उसके थप्पड़ मार दिया, तो 341, 323 का अपराध बना। आईपीसी की सेक्शन 341 एंड 323, ये दो धाराओं में अपराध ये बना क्योंकि यहाँ दो ट्रांजैक्शन हो गए। पहला उसको रोका और दूसरा उसके थप्पड़ मारा। तो कानून इसको एक बड़ा ही, यूं तो इसमें थप्पड़ मारना 1 साल की सजा है धारा 323 में, लेकिन फिर भी हम इसको साधारण अपराध ही कहेंगे क्योंकि ये अपराध शेड्यूल फर्स्ट में बेलेबल दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन अगर किसी का गला काट दिया, उसको मार ही दिया, तो फिर ये अपराध जो है एक तरह से मानव वध का अपराध हो गया। मर्डर हो सकता है, इसमें कल्पेबल होमिसाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करेगा कोर्ट इसको क्या डिसाइड करता है। तो ये अपराध थोड़ा गंभीर अपराध है तो ये नॉन अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे, नॉन बेलेबल ऑफेंस किसको कहेंगे, ये कोर्ट पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि ये सीआरपीसी है, ये ही इसको डिसाइड कर देती है। और ये तो बात हुई आईपीसी के अपराधों की। इसके आईपीसी के जो अपराध हैं उनके बारे में तो ये सीआरपीसी बता देती है, लेकिन मान लो कोई और स्पेशल एक्ट बनता है तो उसके बारे में भी ये सीआरपीसी कह देती है कि वो जो नया कानून बनाया जाता है तो उसमें ही मान लो प्रेस्क्राइब्ड कर दिया गया। ठीक है, प्रेस्क्राइब्ड कर दिया जाता है तो फिर वो ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल होगा, जैसा भी उसको बताया जाता है। तो उस हिसाब से ये तय कर लिया जाता है। सीआरपीसी इसमें दोनों ही बातों को शामिल करती है कि जो अपराध प्रथम अनुसूची में जमानती दिखाए गए हैं लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल में वर्णित नहीं हैं, तो उनके बारे में ये कह देती है कि जो अन्य कानूनों में जमानतीय दिखाए गए हैं, मान लीजिए एनडीपीएस का कानून है, मान लीजिए पोक्सो एक्ट है, तो उनमें ऑफेंस की क्या स्थिति रहेगी, तो वो जो स्पेशल कानून है वही वर्णित कर दिया जाता है कि ये बेलेबल होंगे या नॉन बेलेबल होंगे। तो ये इसमें दिया गया है। तो आप समझ गए कि बेल के आधार पर, जमानत के आधार पर अपराध दो तरह के हो गए, बेलेबल और नॉन बेलेबल। अब हम इसके कंसेप्ट पर आते हैं कि बेसिकली ये जमानत देने का जो प्रोविजन है ये सीआरपीसी में क्यों जोड़ा गया, आखिर इसकी आवश्यकता क्या थी, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक केस लॉ पर बात करते हैं। सिद्धाराम मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है, क्रिमिनल अपील 2271 यानी 2271/2010। लॉ ऑफ बेल dovetails टू बेसिक conflicting इंटरेस्ट, यानी इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है
कि आर्टिकल 21 के तहत ये कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। प्राण, दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, प्राण और दैहिक स्वाधीनता। और शब्द यूज किया है पर्सन, शब्द सिटीजन यूज नहीं किया है, पर्सन शब्द यूज किया है कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वाधीनता से, उसकी पर्सनल लिबर्टी से किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के बिना उसको वंचित नहीं किया जाएगा। यानी हमारा भारतीय संविधान आर्टिकल 21 के तहत इंडिविजुअल लिबर्टी को बहुत ज्यादा महत्व देता है, किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व देता है। ये उसका फंडामेंटल राइट है। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी दैहिक स्वाधीनता उसका फंडामेंटल राइट है। ये एक व्यक्ति का इंडिविजुअल अधिकार है। तो एक तरफ ये अधिकार बैठा हुआ है बड़ी मजबूती के साथ संविधान में, और दूसरी तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट है, क्योंकि वो व्यक्ति एक अपराध कर रहा है। तो अगर वास्तव में वो अपराधी है तो फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। तो एक तरफ पर्सनल लिबर्टी का सिद्धांत है, दूसरी तरफ सोसाइटी का इंटरेस्ट है कि अगर वो कल्प्रिट है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो फंडामेंटल राइट है इंडिविजुअल लिबर्टी का, उसी के साथ हमने क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक और राइट दिया है उसको, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का उसको एक राइट दिया है, उसकी निर्दोषिता की उपधारणा का उसको राइट दिया है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक हम उसको निर्दोष मानेंगे। तो ये दो अधिकार एक तरफ मिल गए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का और इंडिविजुअल लिबर्टी का सिद्धांत, और दूसरी तरफ सोसाइटी का सिद्धांत। तो एक तरफ हम कह रहे हैं कि वो निर्दोष है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि वो कल्प्रिट है, वो क्रिमिनल है। तो अब दो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब कोर्ट को क्या करना है? कोर्ट को बैलेंस करना है दोनों में। तो इसलिए ये जो बेल के प्रोविजन है ये सीआरपीसी में दिए गए हैं कि अगर कोर्ट को लगता है कि वो व्यक्ति निर्दोष है, प्राइमा फेसी निर्दोष लगता है और अभी उसका अपराध साबित करने में वक्त लगेगा स्टेट को, विक्टिम को, तो फिर उसको बेल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये ऐसी संभावना है कि उसने बहुत ही ग्रीवियस नेचर का अपराध किया है और समाज के अंदर जाने से समाज के हित पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो फिर उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह के इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए ये जमानत के अधिकार की, जमानत के प्रोविजन की बात इस सीआरपीसी में दी हुई है। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है इसके पीछे का, बेल के प्रोविजंस के पीछे का, कि हम एक बार उसको कुछ समय के लिए बेल दे सकते हैं। तो जब हम उसको बेल देते हैं तो एक तरह से इंटरिम रूप से उसको केवल ट्रायल कंक्लूड होने तक हम छोड़ रहे हैं, कि जब तक उसका अपराध आप पूरी तरह साबित नहीं कर देते हैं तब तक उसको बाहर रखा जाए। क्योंकि बाद में अगर वो व्यक्ति निर्दोष साबित होता है तो उसके इंडिविजुअल लिबर्टी के सिद्धांत का हम हनन कर देंगे। अब बात आ रही है समझ में कि हम दोनों को बैलेंस करके रखना चाहते हैं। हम उसके इस इंडिविजुअल लिबर्टी के सिद्धांत का भी हनन नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ हमको सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी बना के रखना है कि कहीं ऐसा नहीं है कि समाज में एक बड़े पैमाने पर ये एक भावना फैले कि कानून जो है वो दोषियों को सजा नहीं देता और वो खुलेआम घूमते रहते हैं।
तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं, इनको बैलेंस करने के लिए ये जो जमानत के प्रोविजन हैं ये सीआरपीसी में समाहित किए गए। अब हम सेक्शन 436 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 436 बेलेबल ऑफेंस को डील करता है और इसमें ये कहा गया है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। तो जब किसी व्यक्ति को किसी अजमानतीय अपराध से भिन्न किसी अपराध में, यानी जो इसका ओपनिंग पार्ट है, अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई अपराध, तो अजमानतीय अपराध से भिन्न कोई अपराध कौन सा होता है? वो तो जमानतीय होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेल के आधार पर अपराध दो ही प्रकार के होते हैं, बेलेबल या नॉन बेलेबल। तो नॉन बेलेबल को तो ये धारा एक्सक्लूड कर रही है, हटा रही है, और तो उसको हटा दिया तो बचा बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, तो नॉन बेलेबल ऑफेंस से भिन्न किसी ऑफेंस में जब पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यानी पुलिस थाने का इंचार्ज किसी मुलजिम को गिरफ्तार करता है या डिटेन करता है और अपनी कस्टडी में उसको ले लेता है, या फिर किसी कोर्ट के सामने उसको पेश किया जाता है, लाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर या कोर्ट उसको बेल पर छोड़ देंगी, जमानत पर उस व्यक्ति को छोड़ देंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें शैल शब्द का यूज किया है, देगा, यानी यहाँ बेल के जो प्रोविजन है वो मैंडेटरी हैं। बेलेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट को, कोर्ट को या फिर पुलिस अधिकारी को, जो भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, उसको बेल देनी पड़ेगी। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है और बेल प्राप्त करना उस व्यक्ति का अधिकार है। तो एक तरफ आप इसको ये देख लीजिए कि हमने शेड्यूल फर्स्ट के वो अपराध देखे जिनको सीआरपीसी की ये शेड्यूल फर्स्ट बेलेबल बता रही है। तो उन बेलेबल कैटेगरी वाले अपराधों में अगर पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वो बेल पर उसको छोड़ देगा। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार नहीं करता, मान लीजिए वो कोर्ट के सामने ही सरेंडर होता है, कोई परिस्थिति ऐसी बनती है कि उसको कोर्ट के सामने भी सरेंडर हो जाना पड़ता है, तो भले ही कोर्ट में सरेंडर हो या पुलिस अधिकारी उसको अपनी कस्टडी में ले, अरेस्ट करे, डिटेन करे, तो किसी भी इन परिस्थिति में वो उसको बेल दे देंगे। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है, बेल प्राप्त करना उस व्यक्ति का अधिकार है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी या कोर्ट बेल देने से इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? तो वो इनकार कर नहीं सकती है। अगर जमानतीय अपराध है और जमानतीय अपराध में कोर्ट या पुलिस अधिकारी बेल देने से इनकार करते हैं तो वो इल्लीगल कस्टडी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उसकी कस्टडी जो है उस व्यक्ति की वो इल्लीगल बन जाएगी और ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी पर भी विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है और दूसरे उपचार भी अक्यूज्ड को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो बेल प्राप्त करना उसका अधिकार है और ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस मामले में वो बेल देने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक शब्द और है इस धारा में कि जमानत के लिए वो व्यक्ति तैयार होना चाहिए, जमानत देने के लिए वो तैयार होना चाहिए। यानी पुलिस अधिकारी या कोर्ट तो उसको बेल पर छोड़ देंगे, ऑर्डर तो वो कर देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो छूटेगा या नहीं छूटेगा वो तभी संभव है जब वो बेल देने के लिए तैयार हो और आदेश के अनुरूप उसको बेल बॉन्ड तो कोर्ट में पेश ही करने पड़ेंगे, चाहे पुलिस अधिकारी हो चाहे कोर्ट हो, दोनों के सामने ही उसको बेल बॉन्ड उस आदेश के अनुरूप पेश करेंगे। अगर वो व्यक्ति, जो व्यक्ति डिटेन है या अरेस्ट है, अगर वो खुद ही उन बेल बॉन्ड को पेश नहीं करे तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट या पुलिस ऑफिसर क्या करेंगे? उनके हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने तो जमानत देने का ऑर्डर कर दिया। अब अगर आपको छूटना है, एक्चुअल में कस्टडी से बाहर आना है, तो फिर आपको उस आदेश के अनुरूप बेल बॉन्ड पेश करने पड़ेंगे। अब कई बार कोई व्यक्ति, एक तो ये दो पॉसिबिलिटी है इसके लिए, एक तो कोई व्यक्ति गरीब है इसलिए वो बेल बॉन्ड दे नहीं पा रहा है,
और एक परिस्थिति ये हो सकती है कि वो जानबूझकर बेल बॉन्ड नहीं पेश करे। तो हम दोनों ही पॉइंट्स की यहां चर्चा करेंगे कि कब वो व्यक्ति जानबूझकर नहीं पेश करता और कब वो गरीब है। तो अगर वो गरीब है तो गरीब का तो मतलब ये है कि उसका बॉन्ड का ऑर्डर कर दिया, एक तो खुद का मुचलका यानी बॉन्ड और एक साथ में श्योरिटी का ऑर्डर होता है। तो जैसे कोई गरीब व्यक्ति है या उसके कोई घर वाले हैं जिनको कुछ पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति है, वकील की फीस नहीं दे पा रहे हैं, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, तो श्योरिटी उसके पास वो नहीं ला पा रहे हैं। और जमानत के ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है? बॉन्ड प्लस श्योरिटी, यानी प्रतिभू भी देने हैं और बॉन्ड भी देने हैं, यानी जमानत और मुचलके दोनों भरने हैं। तो वो उसके पास मुचलका तो है, मुचलका तो वो दे सकता है क्योंकि मुचलका तो खुद को ही देना पड़ता है, लेकिन जमानत के लिए एक व्यक्ति और होना होता है। तो वो व्यक्ति नहीं है तो उसकी जमानत कौन देगा? कोई नहीं देगा, फिर तो छूटेगा ही नहीं। तो इसके लिए इन्होंने प्रोविजो जोड़ा है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको वो व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है कि उसको विदाउट श्योरिटी छोड़ा जा सकता है तो कोर्ट उसको छोड़ सकेगा। यानी ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है यहाँ पर कि वो उससे केवल बॉन्ड ले या बेल और बॉन्ड दोनों ले, इस बारे में कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया है। लेकिन इस परिस्थिति से कई ऐसी प्रैक्टिकल चीजें सामने आई कि कई बार व्यक्ति बेचारा बहुत गरीब होता है, उसकी कोई पैसे के अभाव में उसकी कोई जमानत देने के लिए तैयार नहीं होता, तो फिर वो कई दिन बेलेबल ऑफेंस में होने के बावजूद, उनका बेल प्राप्त करना एक राइट होने के बावजूद वो जेल में कई दिनों तक, कई महीनों तक पड़े रहते हैं। तो 2005 में इस सीआरपीसी की इस धारा 436 में एक अमेंडमेंट किया गया और इस प्रोविजो के बाद में एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया और ये कहा गया, जहां कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी की तारीख के 1 सप्ताह के भीतर जमानत देने में असमर्थ है, वहां अधिकारी या न्यायालय के लिए ये उपधारणा करने का पर्याप्त आधार होगा कि वह इस परंतु के प्रयोजनों के लिए निर्धन व्यक्ति है और फिर उसको केवल बॉन्ड पर छोड़ दिया जाएगा। यानी अगर 7 दिन से ज्यादा वो बेलेबल ऑफेंस में अगर जेल में रह जाता है तो फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके केवल मुचलके पर उसका केवल बॉन्ड लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। 7 दिन से पहले की क्या सिचुएशन है? अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जमानत में कि आप मान लीजिए 10,000 का ऑर्डर किया कि 10,000 की जमानत और 10,000 का मुचलका आप न्यायालय की संतुष्टि में पेश करके अटेस्ट करवाते हैं, तस्दीक करवाते हैं, तो आपको रिहा कर दिया जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर कर देती है। अब वो पेश नहीं कर पा रहा तो 7 दिन तक तो कस्टडी में रह सकता है। 7 दिन तक तो कोर्ट की इच्छा है कि उससे इस ऑर्डर को वो चेंज करे या ना करे, यानी उसको केवल बॉन्ड पर छोड़े या नहीं छोड़े। ये तो कोर्ट को डिस्क्रिशन है इस प्रोविजन के अनुसार, क्योंकि कर सकेगा शब्द यूज किया गया है। लेकिन 7 दिन हो जाते हैं और फिर भी वो व्यक्ति नहीं छूट पा रहा है क्योंकि वो निर्धन है, गरीब है, उसके पास व्यवस्था ही नहीं है। तो फिर ऐसी स्थिति में ये कर दिया गया है कि उसकी डेट ऑफ अरेस्ट से एक तो 7 दिन गिने जाएंगे डेट ऑफ अरेस्ट से, और दूसरा फिर कोर्ट केवल उसका बॉन्ड लेकर यानी उसका मुचलका लेकर उसको छोड़ देगा। तो ये तो प्रोविजन निर्धन व्यक्ति की उसमें किए गए हैं। अब कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसको नहीं कर पा रहा है, जानबूझकर कोई व्यक्ति कोर्ट में जमानत मुचलके पेश नहीं करता है। तो ये परिस्थिति कब होती है? कई बार क्या होते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पर 2 मुकदमे हैं और एक मुकदमा तो हत्या का मुकदमा है, मर्डर का, और दूसरा मुकदमा तो ये हत्या का मुकदमा जो है उसका सेशन ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अब दूसरा मुकदमा जो है साधारण मारपीट का है। अब साधारण मारपीट के मामले में
उस व्यक्ति की जमानत हो चुकी है, लेकिन वो जमानत मुचल के पेश नहीं करता। क्यों नहीं पेश करता? क्योंकि हत्या के मुकदमे में वो लगातार कस्टडी में चल रहा है, वहां उसकी बेल नहीं हुई है। ठीक है, तो हत्या के मुकदमे में उसकी बेल नहीं हुई है और वो चल रहा है, जेल के अंदर चल रहा है। और यहां जो है वो व्यक्ति जमानत पर है, लेकिन अपने जमानत मुचल के कोर्ट में पेश नहीं करना चाहता। तो अब इसमें भी वो लगातार जमानत के अभाव में जेल में ही बना रहेगा। तो ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं कि जब उनको जेल में ही रखा जा सकता है, क्योंकि वो जानबूझकर नहीं पेश करना चाहते। तो जानबूझकर नहीं पेश करना चाहते तो इसका तो कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट उसको कैसे छोड़ेगा? कोर्ट उसको रिहा भी कर दे कि भाई आपको रिहा किया जाता है, आपका केवल कोर्ट मुचलके का भी आदेश कर देगा। मान लीजिए कोर्ट, मान लीजिए 7 दिन से वो जेल के अंदर है और 7 दिन में उसको निर्धन मान के, उसको गरीब मान के कोर्ट ये आदेश कर देगा कि अगर आप मुचलका पेश कर देते हैं तो आपको छोड़ा जाता है। अब वो व्यक्ति मुचलका भी पेश नहीं करता, क्योंकि उसको तो रहना ही जेल के अंदर है। अब रहना जेल के अंदर है तो वो व्यक्ति मुचलका क्यों पेश नहीं करना चाहता? इसका क्या कारण रहता है? तो इसका कारण ये रहता है कि अगर वो जेल के अंदर रहेगा तो मान लीजिए कोर्ट बाद में उसको सजा सुना देता है इस 341, 323 के केस में, और 1 साल तक की उसको सजा सुना दी जाती है। तो चूंकि इस मुकदमे में उसने अपना मुचलका पेश नहीं किया है इस केस के अंदर, और हत्या वाले केस में तो उसको जेल के अंदर रहना ही था, इसमें भी मुचलका नहीं पेश किया तो वो कस्टडी में ही बना रहता है। तो बाद में वो इस बात का फायदा उठाएगा कि मैंने तो 1 साल की सजा जेल के अंदर ही पूरी कर ली। यानी 341, 323 के मुकदमे में उसकी 1 साल की सजा इस मुचलका पेश न करने के कारण जेल में पूरी हो जाती है, कस्टडी में रहते हुए पूरी हो जाती है। तो बाद में जो ही उसका केस का डिस्पोजल होगा, कोर्ट उसको 1 साल की सजा सुना भी देता है, तो वो जो सजा है, जितने दिन वो कस्टडी में रहा है, वो सेट ऑफ हो जाती है। और वो 1 साल का अगर पीरियड पूरा हो गया तो पूरी 1 साल की सजा जो है उसकी सेट ऑफ होके खत्म हो जाएगी। सेट ऑफ हो गई ना, तो इससे मुलजिम को फायदा हो गया। उसने जो हत्या का मुकदमा था उसमें जेल में रहते इस मुकदमे की कस्टडी को भी पूरा कर लिया, इस मुकदमे की सजा को भी पूरा कर लिया। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? क्योंकि वो बाद में ये जो कस्टडी का पीरियड है इसको अपनी सजा में से सेट ऑफ करा लेगा। तो ये उस मुलजिम को फायदा होता है। तो इसलिए वो जानबूझकर भी जमानत मुचल के पेश नहीं करता। कोर्ट ने तो मान लीजिए उसको बॉन्ड का भी ऑर्डर कर दिया, लेकिन बॉन्ड भी पेश नहीं करेगा। तो अगर बॉन्ड पेश नहीं करेगा तो कोर्ट उसको कैसे छोड़ेगा? कोर्ट तो बॉन्ड का ऑर्डर ही तो कर सकता है, बॉन्ड तो पेश ही करना पड़ेगा उसको। तो ये एक परिस्थिति जरूर बनती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जो छूटना चाहता है, जो अपना बेल बॉन्ड पेश करने को तैयार है, या जो अपना कोर्ट ने अगर बॉन्ड का ऑर्डर कर दिया है तो बॉन्ड वो पेश कर देता है, तो फिर कोर्ट उसको छोड़ देगा। ये बेसिकली इस धारा 436 में जमानत का प्रोविजन है। यानी किसी कहने इस धारा के पीछे कंसेप्ट क्या है कि जमानती अपराध में आपकी जमानत हो जाएगी और गरीबी के कारण आपको अंदर नहीं रहना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि जमानती अपराध में मेरा अधिकार भी है जमानत प्राप्त करना, और लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं अंदर हूं, तो इसलिए इस धारा में ये प्रोविजन जोड़े गए हैं कि कम से कम इस गरीबी के कारण तो आपको अंदर नहीं रहना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कैसे इसका जो प्रोसेस है ये कैसे होता है, कैसे ये मामला पिक्चर में आता है। कि जैसे मान लीजिए एक FIR दर्ज होती है बेलेबल मामले में। ये हमारा एक पुलिस थाना है, ये हमने एक पुलिस थाना पिक्चराइज कर लिया। अब पुलिस जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो घटनास्थल पर जाएगी, वहां का नक्शा मौका बनाएगी। तो एक काम तो उसका नक्शा मौका बनाने का हो गया। फिर वो विक्टिम के बयान लेगी, तो स्टेटमेंट 161
सीआरपीसी में वो विक्टिम की स्टेटमेंट ले लेगी। विक्टिम बताता है कि किन किन लोगों ने घटना देखी है, तो वे विटनेस हो गए, तो उन विटनेस के बयान पुलिस ले लेगी। हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एक 341, 323 आईपीसी का मामला है, 341 एंड 323 आईपीसी का मामला है। साधारण एक छोटी सी मारपीट की घटना है, उसका रास्ते में चलते चलते रास्ता रोका और रास्ता रोक के उसको कोई थप्पड़ या धक्का मुक्की उसकी ऐसी कर दी, उसको स्वेच्छा कोई चोट पहुंचाई, तो ये मामला दर्ज हो गया, तो ये बेलेबल ऑफेंस है। हम एक मान लीजिए ये मुकदमा नहीं लो, आप एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, कोई एक्सीडेंट का ले लेते हैं। एक्सीडेंट के जो तीनों चारों मुकदमे बनते हैं, एक तो एक्सीडेंट का मुकदमा बनता है सेक्शन 279 का। सेक्शन 279 का जब हम सड़क पर लापरवाही से और गाड़ी चलाते हैं, अपनी मोटरसाइकिल चलाते हैं और मानव जीवन को केवल संकटापित करते हैं। देखिए, अगर आपने लहराते हुए गाड़ी चलाई तो आप पर 279 का मुकदमा बन सकता है, क्योंकि आपने एक सार्वजनिक मार्ग पर किसी के जीवन को संकट में डाला। क्योंकि आपकी लहराती हुई मोटरसाइकिल से, मैंने देखा है कई बार सड़क पर चलते हुए कि कुछ लड़के आते हैं, इतना भयंकर वो तेजी से गाड़ी चलाते हैं, सू 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 करती हुई वैसी जाती है कि या तो वो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आगे जाके खुद ही गिर गया, लेकिन वो खुद गिर गया तो ठीक है, वो किसी दूसरे को और ले मरता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो मान लीजिए केवल लहराते हुए गाड़ी चलाता जा रहा है तो 279 का मुकदमा उस पर बन सकता है। या अगर उसने किसी को टक्कर मार दी है तो उस पर 279, 337 बन सकता है, अगर सामने वाले के सिंपल चोटें आई हैं तो। अगर उसकी पैर वैर टूट गया है, ज्यादा गंभीर चोट आ गई है, तो साथ में 338 और लग जाती है आईपीसी की, तो एक मुकदमा 279 का हो गया, बेलेबल है। 279 337 का है, ये भी बेलेबल है। 279 337 338 लग गया, ये तीसरा मुकदमा हो गया एक्सीडेंट का, ये भी बेलेबल है। और एक मुकदमा ऐसा है जिसमें आदमी को ही मार देते हैं। एक्सीडेंट से आदमी मर जाता है, लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाई, दूसरे को ले जाके भिड़ा दी, मर गया आदमी, तो वो 304A लग जाएगी। 279 304A लग जाएगी। तो ये जो 304A धारा है, भले ही आदमी मर गया हो लेकिन एक्सीडेंट का मुकदमा है, इसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है, केवल रश ड्राइविंग होती है, तो ये भी बेलेबल ऑफेंस है। तो हम मान लीजिए इस तरह का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया, पुलिस ने गवाहों के बयान लिए, पुलिस ने जो डिसीज्ड था मरने वाला उसका पोस्टमार्टम कराया, ये सारे एविडेंस उसने कलेक्ट किए। अब वो मुलजिम को अरेस्ट करती है, तो चूंकि ऑफेंस बेलेबल है, मुलजिम को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन उसको तुरंत ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये धारा बेलेबल धारा है और बेलेबल में उसका जमानत प्राप्त करना उसका अधिकार है। अब अरेस्ट कैसे करते हैं? अरेस्ट करने के लिए बाकायदा एक अरेस्ट मीमो बनता है। अरेस्ट मीमो बनता है, उसमें नीचे आईओ जो है वो पूरा उसमें अरेस्ट दिखाता है कि मैं इसको गिरफ्तार करता हूं, और साथ में आईओ उस पर सबसे नीचे सिग्नेचर करता है। उस पर 2 गवाहन भी लेता है, वो चाहे वो पुलिस कांस्टेबल को ले ले या किसी को भी ले सकता है, वहां जो भी लोग खड़े हों जब वो गिरफ्तार कर रहा है। अगर थाने में गिरफ्तार कर रहा है तो थाने के कांस्टेबल को ले सकता है, या थाने में कोई और व्यक्ति उपस्थित है तो उनको भी गवाह बना सकता है। तो 2 गवाह वो बनाता है, और फिर उस पर अक्यूज्ड के भी, जो मुलजिम होता है अक्यूज्ड, उसके भी सिग्नेचर कराता है। तो एक बार फॉर्मल फर्द तो उसको बनानी ही पड़ती है। हालांकि कई बार ये भी देखा है कि पुलिस फॉर्मल फर्द नहीं बनाती और उसको बेलेबल ऑफेंस में उसका सीधे ही जमानत मुचल के भी ले लेती है, तो वो भी कुछ गलत नहीं है, कई बार अरेस्ट मीमो बनाती भी है। तो ज्यादातर तो यही देखा है कि जो जमानती अपराध होते हैं, जिनकी जो समन ट्रायल भी हो सकते हैं या वारंट ट्रायल भी हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट के समक्ष जब फाइल आती है तो वो जो है उसका फर्द मीमो भी बना हुआ रहता है। तो ये है उसका
अब उसको जमानत पर छोड़ देती है तो जमानत मुचल के संलग्न कर लेती है। कई बार अदम अदखाल भी ले आते हैं, यानी पुलिस के सामने उस व्यक्ति ने जमानत नहीं दी तो फिर वो उसको कोर्ट के अंदर उसको पेश करना पड़ता है, वही धारा 57 और उसके अकॉर्डिंग कि 24 घंटे से ज्यादा पुलिस उसको पुलिस थाने में नहीं रख सकती, तो कोर्ट के सामने लेकर आती है। तो कोर्ट भी फिर तुरंत उसको ऑर्डर करता है और उससे जमानत मुचल के ले लेता है। अगर जब दोनों बेल और बॉन्ड दोनों नहीं पेश कर सकता तो केवल बॉन्ड ले लेता है। तो ये हमने उसका स्टेज पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा।